नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी है। जो भी बच्चे क्लास टेंथ में पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हैं या इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वो सभी तो अच्छे से जानते होंगे। ये क्लास 10 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसको आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन बने या इसके ऊपर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि साइंस से क्वेश्चन आता है तो वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आता है हमेशा। कोई भी आपके बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, कोचिंग एक्सपर्ट है, वो क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो साइंस से यदि क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें साइंस से क्वेश्चन नहीं आता हो। बीपीएससी में तो 30-40% साइंस से क्वेश्चन आता है बच्चे, 20 से 30% क्वेश्चन, और एकदम लल्लू क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन बिलो टेंथ स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन सब रहता है बीपीएससी में। और आसान क्वेश्चन फिर भी बच्चे को नहीं बनता है, क्योंकि सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी इतना ही करते रहते हैं, इसी सब पर माथा लगाते रहते हैं। और साइंस जो आसान टॉपिक है, जो 10th तक पढ़ के हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी, जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए भी, जो बच्चे 9 से 10th जा रहे हैं उनके लिए भी, अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि कोचिंग बंद है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप लाइन टू लाइन हिंदी में पढ़ें। एक बार पढ़ के देखें, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताएं। कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो आप भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये वो पढ़ के देखें बच्चे, लाइन टू लाइन हिंदी में पढ़ाएंगे, सभी चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, एक एक फैक्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही लाइन है साइंस का, इस चैप्टर का, एनसीईआरटी का, कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। कि सिर्फ आप फैक्ट्स याद कर लें, वो साइंस नहीं हो जाता है। सोडियम का आप एटॉमिक नंबर याद कर लिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए, तो आपको साइंस नहीं आता है। फैक्ट साइंस नहीं है। जिस प्रकार से डिक्शनरी को याद कर ले तो कहेगा कि हमको लिटरेचर आ गया, समझे? तो ये सब विरोधाभास है। मतलब आप सिर्फ फैक्ट याद कर लिए तो वो साइंस नहीं है, आपको साइंस नहीं आ रहा है। साइंस पता होने के लिए, साइंस आने के लिए आपको कंसेप्ट आना होगा। ओके, इसको आप एप्लीकेबल कर सकें अपने डे टू डे लाइफ में, तभी आप इसको, आपको लगेगा कि साइंस आ रहा है। पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन चैप्टर, शुरू से ही पढ़ते बच्चे, वो एकदम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर, देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आइए इन सभी जो डेली लाइफ में ये चीज़ सब होता है, हम जो इसको देखते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं और क्या होता है। फर्स्ट है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख दें गर्मी के दिन में तो क्या होगा। बी है, एन आयरन तावा पान नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। कोई आयरन का तावा हो या कोई पैन हो या कोई नील, मतलब वो कील जो आप ठोकते हैं दीवार सब में, उसको अगर ह्यूमिड एटमोसफियर में रख देते क्या होगा, मतलब ऐसा एटमोसफियर जहाँ थोड़ा बहुत पानी हो, नमी हो। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड, अगर अंगूर फर्मेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। फूड, अगर फूड कुकड है अगर समर के सीजन में तो क्या होगा। फिर फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, भोजन जो हमारे शरीर में जाता है, पचने के बाद क्या होता है। वी रिस्पायर, हम जो सांस लेते हैं उसके बाद क्या होता है। इन सभी चीज़ों का हमको जवाब ढूंढना है। आइए देखते हैं। एक एक लाइन बच्चे एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन। आप अच्छे से जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हम मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। और जो कुछ भी नोट करना है अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। जो भी बड़े बच्चे हैं, बीपीएससी के हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब भी हम यहीं पर बताएंगे। तो जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ हम अंडरलाइन कर लें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम बताते जाएंगे। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. करें, इन ऑल द एबव सिचुएशन, जितना भी ऊपर के हम सिचुएशंस देखे हैं, सभी में नेचर का मतलब स्वभाव, और आइडेंटिटी मतलब उसका पहचान। सभी का स्वभाव और पहचान, इनिशियल स्टेज और जो फाइनल स्टेज होगा, समहाउ मतलब हल्का फल्का कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, नेल का एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ जाइएगा बच्चे। नेल जो कील था, कील को यदि अगर पानी में रख देते हैं कुछ देर के लिए तो उसमें देखिएगा जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, आसानी से आप सभी जानते होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए दूध
दूध को रूम टेम्परेचर पे गर्म करके छोड़ दिए हैं ज़्यादा देर तक, क्या होगा वो दूध में क्या होता है, दही बन जाता है, या दूध नहीं कहते फट जाता है, तो वो सब चीज़ कुछ न कुछ बदलाव हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। करा पिछले कक्षा में क्लास 9th में इसमें है कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है, रासायनिक बदलाव होता है, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होना तय है। केमिकल रिएक्शन आगे देखेंगे बच्चे, पूरा उसी का चैप्टर ही है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मीन्ट बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब आपको शायद इसके बारे में आप ढूंढ रहे होंगे कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो डैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो चुका है। फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है, यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। कहता है इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आइए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। एनसीईआरटी तो एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है बच्चे, और इसके एक्टिविटीज़ में बहुत सारा निष्कर्ष निकलता है, तो इसको अवश्य पढ़ना चाहिए, इसको मत छोड़ें। एक्टिविटी फर्स्ट है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सूटेबल आई ग्लासेस। करा है इसको शिक्षक के मतलब असिस्टेंस मतलब क्या, शिक्षक के देख रेख में ही करना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, इसका मतलब थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होता है, सही से अगर हैंडल ना किए तो। और अच्छा होगा कि आप एक सूटेबल आई ग्लास मतलब चश्मा पहन लें। पहले है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम का एक रिबन, मतलब मैग्नीशियम का एक छोटा सा धागा टाइप का ले लीजिए, एक मैग्नीशियम रिबन को आप साफ कर लें, 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सैंड पेपर से उसको पहले रगड़ लें। देखिए बच्चे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि उसको हम रगड़ते क्यों सैंड पेपर से। सैंड पेपर मतलब हल्का, आप देखते होंगे कि उसमें रफ़ होता है, रफ़ी होता है, उसमें खुरदरा होता है, जिससे कि रगड़ने से क्या होगा, कोई भी चीज़ गंदगी उस पर अगर इम्प्योरिटीज़ बैठा हुआ रहेगा तो वो साफ़ हो जाएगा। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स से इसको पकड़ ले, टोंग्स मतलब क्या, पिलास के जैसे इसको पकड़ने वाला होगा, मैग्नीशियम रिबन को उसको पकड़ लें। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प, ये जो लैम्प है इसको स्प्रिट लैम्प की सहायता से उस मैग्नीशियम रिबन को जलाएं। बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास, और जो ऐश बनेगा, ये जो ऐश उसका राख जो बनेगा उसको एक मतलब उसको कलेक्ट करें। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फ्रॉम एज पॉसिबल योर आइज। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएं जितना दूर हो सके उतना रख कर। देखिए ये टोंग है, ये जो पिलास को पकड़ा, पिलास जैसे ये क्या है तो टोंग है, ये मैग्नीशियम रिबन है, और इसको स्प्रिट लैम्प की मदद से बर्नर से इसको जला रहा है, और जो राख बच रहा है वो कहाँ है, इसमें कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वॉच ग्लास में राख को कलेक्ट कीजिए। तो ये सारा एक्टिविटीज़ था। आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक, मैग्नीशियम रिबन को जलाया है और उसका जो ऐश है उसको वॉच ग्लास में कलेक्ट किया जा रहा है। आगे देखते हैं। You must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ये क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को यदि हम जलाएंगे तो उसका फ्लेम कैसा होता है, तो डेजलिंग, डेजलिंग मतलब चौकाचौंध। गर्मी के समय में जो दोपहर का समय होता है बच्चे, सूरज जब एकदम सिर के ऊपर हो, कितना विशाल चमकते रहता है, एकदम चौकाचौंध रोशनी जिसको कहते हैं बच्चे, एकदम आँख को अंधा कर दे, इस रोशनी के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को यदि हम जलाएंगे तो उसका फ्लेम क्या होगा, मतलब एकदम मंद होगा या बहुत चौकाचौंध होगा, डेजलिंग होगा, तो डेजलिंग फ्लेम होता है, ध्यान रखें। और ये वाइट पाउडर में बदल जाता है। तो यहाँ से आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम। कैसा, वाइट फ्लेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कलर पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो पाउडर जो ऐश बना है वो क्या है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये कैसे बना है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे बच्चे तो उसमें क्या था, मैग्नीशियम का एटम था, और एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको आप जलाए थे मैग्नीशियम को, तो इसी से बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, MgO बना है। आगे रिएक्शन देखेंगे अच्छे से। एक्टिविटी 1.2, तो पहला एक्टिविटी अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा हम उसका निष्कर्ष बता देते हैं बच्चे आपको
कि मैग्नीशियम रिबन ले, टोंग से उसको पकड़ ले, टोंग मतलब पकड़ने वाला कोई चीज़ जिसको आप प्लास मान सकते हैं, और उसको स्प्लिट लैंप या बर्नर पर उसको जलाएं। जलने के बाद वो डेजलिंग वाइट फ्लेम में जलेगा मैग्नीशियम, और उससे जो ऐश राख बनेगा, उस राख वो क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बस इतना ही था बच्चों एक्टिविटी 1.2 में। इसी को आपको केमिकल रिएक्शन बाद में समझाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं था। है, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। पहले क्या था, मैग्नीशियम था। पहले में आपका रिएक्टेंट जो था वो क्या था, मैग्नीशियम था बच्चे, Mg सिर्फ था। लेकिन बाद में जब आपको राख मिला है प्रोडक्ट, उसमें क्या था, MgO बना है। क्या है, MgO। तो बताइए, पूरा का पूरा सब्सटेंस ही पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। पहले आपका मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है, तो नया चीज़ बन गया है। इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसके आइडेंटिटी और नेचर में भी बदलाव होगा, वो सारा नेचर हम देखेंगे। एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में ले। ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, के फॉर पोटासियम, आई फॉर आयोडाइड। उसमें पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दें, उसमें आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ओके देखेंगे। एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक का टुकड़ा, कुछ जिंक का टुकड़ा मतलब जिंक मेटल का टुकड़ा लें, कोनिकल फ्लास्क में उसको डाल दें। टेस्ट ट्यूब। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। उसमें हल्का डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड मतलब बच्चे एकदम हाई पावर वाला, और डाइल्यूट मतलब माइल्ड, पावर थोड़ा कम हो। या सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी डाइल्यूट हो ले लें। कॉशन क्या है, तो हैंडल द एसिड विथ केयर, मतलब थोड़ा एसिड जब आप केयर ले रहे हो तो उसको थोड़ा हैंडल सही से केयर करें, सावधानी पूर्वक। यानी कि ले रहे हैं, देख रहे हैं, ले रहे हैं इधर, देख रहे हैं उधर, तो बच्चे अगर दुर्घटना हो सकती है कहीं बाई चांस, तो आसपास में जो भी बच्चे होंगे उसको थोड़ा बहुत बर्न हो जाएगा, क्योंकि एसिड है, खतरनाक चीज़ होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। करा है, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या कुछ होगा, देखेंगे। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। वो जो कोनिकल फ्लास्क है, इसको ये देखिए बच्चे, ये जो कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब है, इसको टच करके देखें। क्या था कि जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक का कुछ टुकड़ा, ये देखिए इसको, और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेनुअल्स को डाल दिया, और ये आपका कोनिकल फ्लास्क है। ठीक, जैसे ही इसको डालेगा तो क्या है, मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O गैस को रिलीज करता है। यही आपको देखना है, केमिकल रिएक्शन है, H2O गैस को रिलीज कर गया। जैसे ही H2O गैस को रिलीज करेगा, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट निकलेगा बच्चे, यहाँ से हीट रिलीज होगा, तो कोनिकल फ्लास्क आपको हल्का गर्म महसूस होगा, गर्म फील होगा, हॉट फील होगा, बस यही है। एनालिसिस देखते हैं इसका। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। करें, ये तीनों जो एक्टिविटी देखे हैं उसमें से कुछ ये सब जो हम कुछ देखेंगे अभी, किसी भी चीज़ में भी बदलाव होगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर इन सभी में से किसी भी चीज़ में बदलाव हुआ है, किसी भी एक रिएक्शन में, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ जो रिएक्शन था वो केमिकल रिएक्शन था। पहला, चेंज इन स्टेट, या तो उसका स्टेट बदल जाए। स्टेट मतलब क्या, कोई सॉलिड था बाद में लिक्विड हो जाए, कोई लिक्विड था बाद में सॉलिड हो जाए, कोई सॉलिड है बाद में गैस बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके स्टेट में चेंज हो गया है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, पहले कुछ और कलर था बाद में कुछ और कलर हो जाएगा, तो चेंज इन कलर। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर उसमें से गैस निकलने लगे तब भी आप कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर, जो पहले टेम्परेचर था और रिएक्शन के बाद जो टेम्परेचर हुआ उसमें अगर बदलाव है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। कि बच्चों, हाँ कहीं के मन में आएगा कि आपका अपवाद है कि पानी, जैसे आइस जो रहता है बच्चे सॉलिड स्टेट में होता है, और ये अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर हल्का रख देती है क्या हो जाता है, वाटर में बदल जाता है, तो स्टेट तो चेंज हो गया, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, नहीं। तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सेप्शन तो है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सभी चीज़ देखेंगे आगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. As you observe the chemical changes around us, अपने आसपास जो केमिकल चेंज देखते हैं तो वहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस, कई सारा केमिकल रिएक्शन देखते हैं अपने आसपास। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिस चैप्टर। अगर उसी केमिकल रिएक्शन जो हमारे आसपास भी होता है सभी को आज हम अपने चैप्टर में देखेंगे, और उसका जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर हम देखेंगे। ओके बच्चे, तो आइए आज हम केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। बने रहें अंत तक, वीडियो में बने रहें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं बच्चे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। कहाँ दिक्कत हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी क्वेरी को बच्चे चाहेंगे कि वो आपको सॉल्व करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। कोई भी दिक्कत हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं बच्चे। ओके, पूरा अंत तक पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ छूट गया होगा, ह्यूमन एरर हो जाता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल देखें, पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई कभी बंद ना करें बच्चे। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से ही तालाब भरता करते हैं ना, तो ध्यान रखें। केमिकल इक्वेशंस देखेंगे। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो एक्टिविटी 1.1 देखे थे, आपको ध्यान होगा बच्चे, सारे एक्टिविटी से ही क्वेश्चन बनता है। जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा बच्चे, तो कोई मतलब यहाँ प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठ के नहीं आ जाता है क्वेश्चन, हमेशा नया क्वेश्चन फ्रेम होता है। एनसीईआरटी से हमेशा नया क्वेश्चन ही फ्रेम होगा बच्चे। हाँ, ये होता है कि थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है। यदि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करे बच्चे। एक बात तो तय है, अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम करे बच्चे, आपको कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान लल्लू सा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल माइंड में रखें, लल्लू सा क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी को बस अच्छे से पढ़ लेना है, और हम आपको लाइन टू लाइन हिंदी में पढ़ा रहे हैं, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ते रहें। कह रहा मैग्नीशियम रिवर एक्टिविटी 1.1 में जो हम मैग्नीशियम रिवर को जलाए थे और क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर इसको हम सेंटेंस फॉर्म में जैसे लिखें, तो जैसे ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चे पहले से कि बताओ वो जो रिएक्शन था मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनना, उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखो तो कितना बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए बच्चे, जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, और भी लिखना पड़ेगा क्या क्या हम लिए थे, ठीक, तो लंबा हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सेंटेंस फॉर्म क्वाइट लॉन्ग, तो सेंटेंस फॉर्म में लिखने से लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, सबसे बढ़कर मतलब सिंपलेस्ट वे, सबसे सामान्य वे क्या होगा कि इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिख दे बच्चे। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, द वर्ड रिएक्शन, जो एबव रिएक्शन था, ऊपर का रिएक्शन था, उसको वर्ड रिएक्शन में हम लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाए थे तो मैग्नीशियम लिख दिए, और हवा में तो ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट है बच्चे, तो ये ऑक्सीजन, ये सब हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। देखिए रिएक्टेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन में भाग लेने वाला, वो सारा कॉन्स्टिट्यूएंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में आपको अंत में क्या मिला, वो जो एस मिला था, डेजलिंग फ्लेम के बाद जो एस बना था बच्चा, राख बचा था, उसको अगर ऑब्जर्व करें नेचर उसका देखें तो वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन के बाद जो मिलता है वो हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये वर्ड इक्वेशन में देखिए बच्चे कितना आसानी से लिखा जा सकता है, बस एक ही लाइन में लिख दिया गया। और सेंटेंस फॉर्म में लिखते तो 3-4 लाइन हो जाता। और केमिस्ट्री में इतना सारा रिएक्शन है, लाखों करोड़ों रिएक्शन है बच्चे, अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखा जाए तो दुनिया का कोई किताब, मतलब दुनिया में किताब ही किताब हो जाएगा बस सेंटेंस फॉर्म में रिएक्शंस का, तो और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगा। इसलिए उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो आपको थोड़ा बड़ा लगता है, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया जाए तो बच्चे कितना आसान होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, MgO। देखिए ये तो और शॉर्ट हो गया, और इसी फॉर्म में रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को हमेशा लिखा जाता है केमिस्ट्री में। ओके, इसी को देखेंगे हम। देखिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर रिएक्टेंट, वाटर प्रोडक्ट। ये आपके टेस्ट में जो समेटिव टेस्ट होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, स्कूल के समय में जो भी बच्चे नया नया अभी 10th क्लास में गए हैं तो उनमें जो अगर वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट होता है तो वहाँ ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है 1 लाइनर कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट। तो ध्यान रखें, ये रिएक्टेंट का डेफिनेशन देख ले कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन, बस इतना ही, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यहाँ कौन कौन रिएक्टेंट में भाग लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वो सारा सब्सटेंस जो अंडरगो मतलब जाता है, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये रिएक्टेंट का डेफिनेशन एज इट इज़ आप नोट्स बुक में उतार लें, लिख दे रिएक्टेंट और डेफिनेशन उतार दें। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक, देखिए, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नया सब्सटेंस बना वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट।
और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चे आप, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल में आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिएक्टेंट का वहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर दे देते हैं तो 100% है कि ये क्वेश्चन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा बच्चे। और एग्जामिनर खुश भी हो जाएंगे कि बच्चा ने एनसीईआरटी को डीपली स्टडी किया है। बच्चे एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन के बाद यदि आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो एग्जामिनर का मन एकदम खुश हो जाता है, उसको लगता है कि बच्चा हाँ सही से पढ़ रहा है। आगे अगर थोड़ा बहुत गलती भी हो जाएगा तो उसका मन खुश रहेगा, वो आपको नंबर अच्छा देंगे और आपको अच्छा एग्जाम में नंबर आएगा। इन सभी बात का ध्यान रखें। आगे देखते हैं, ए वर्ड इक्वेशन शोज change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side RHS on the plus sign between them. The arrowhead points toward the product and shows the direction of reaction. इंपॉर्टेंट लाइन है, हल्का देखिए कि जब हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस, देखिए प्लस साइन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बीच में एक एरो देते हैं। एरो बताता है कि ये रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बच्चे कहिएगा कि MgO ही क्यों बना, MgO2 क्यों नहीं बना। तो क्लास 9th में आप वैलेंसी के बारे में पढ़े होंगे। यदि किसी को वैलेंसी में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वैलेंसी टॉपिक को भी अच्छे से समझा देंगे। देखिए मैग्नीशियम भी क्या है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है। तो जब वैलेंसी सेम होता है ना तो उसको हम काट देते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं, रिएक्शन में नहीं लिखते हैं। इसलिए Mg का Mg लिख दिए और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिख दिए, वैलेंसी नहीं लिखे, तो ये वैलेंसी है। ठीक, तो यहाँ हम वो नहीं है, यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि जब रिएक्टेंट को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, LHS साइड। देखिए बच्चे ये आपका एरो है, इसको बाउंड्री समझिए, बाउंड्री के लेफ्ट में क्या है तो LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बाएँ साइड, और ये एरो के इधर क्या होगा, दायां साइड, ये हो गया RHS। तो LHS और RHS, तो LHS में अगर दो से ज़्यादा चीज़ है तो उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन बीच में देते हैं। और RHS में भी अगर प्रोडक्ट में भी कोई और चीज़ बन रहा है तो उसको भी हम प्लस साइन से बीच में देते हैं। इस टॉपिक में हम बच्चे यहीं तक रखते हैं। कल हम राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, यही Mg+O2 अभी तो हम हल्का फुल्का दिखाए थे, ये इसका हम डिस्कस करेंगे। इतना तक में आपको अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई टॉपिक में अगर आपको गड़बड़ लग रहा हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम आपको समझाएंगे बच्चे अच्छे से। ठीक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे आप CBSE के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे बच्चे। प्लीज़ चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पढ़ाई बंद ना करें, कभी भी पढ़ाई को बंद ना करें। जब तक पढ़ेंगे तभी तक आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए बच्चे, पढ़ना बंद, आगे बढ़ना बंद। समाज में कुछ तरक्की करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है तो हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ से राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे।